हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो वाले एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी चल रहा था, उसमें हमें पढ़ना है जनरल टर्म। जनरल टर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जनरल टर्म या फिर बोलो एनथ टर्म, एनथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का एनथ टर्म, या तो ये बोलो एनथ टर्म ऑफ एन एपी, ये हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं। देखो इस बार क्या होगा कि ये वाले जो वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं कि इस बार ऐसा होने वाला है कि आपके पास एक एपी दे के रखेगा, उसकी 5-6 टर्म दे के रखेगा। वो बोलेगा भैया इसका 19 टर्म कैलकुलेट करके बताओ या फिर इसका 50वां टर्म कैलकुलेट करके बताओ। तो ऐसा कोई भी वो रैंडम एक टर्म आपसे पूछ लेगा कि वो वाली टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम अभी बनाने वाले हैं, वो वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज में और वहाँ से अलग अलग टर्म का वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है कि हमने पढ़ा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा कुछ हमारा एपी बन रहा था। हाँ सर ये इंक्रीजिंग एपी है और इनफाइनाइट चलती जा रही है भैया, नहीं पता कब खत्म होगी। हमने आपको बताया था भैया इसकी हर एक टर्म आपको मिलेगी एक फिक्स नंबर ऐड करने पर। पिछले वाले टर्म में कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड करने पर आपको हर एक टर्म मिल जाएगी। जैसे 2 है तो 2 को 2 रहने देंगे। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं सर 2 + 2, बताया था आपने। ये वाले 2 में 2 ऐड कर दिया हमने। 6 है, ये वाले 6 को हम लिख सकते हैं 4 में 2 ऐड करके। पिछले वाले टर्म में वही फिक्स नंबर हर बारी ऐड करते चले जाएंगे। 8 को लिख सकते हैं 6 + 2। हर बार हम ये 2 ऐड करते जा रहे हैं पिछले वाले टर्म में, तो हमें आगे वाले टर्म मिलती जा रही है। ये हमने वो फिक्स नंबर बोला था और ये फिक्स नंबर का हमने नाम रखा था भैया कॉमन डिफरेंस। क्या रखा था? CD बोले तो कॉमन डिफरेंस। ऐसा एपी में हमारा हो रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अलग तरीके से जानने का मतलब देखो, अब हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट टर्म के साथ ही कुछ गड़बड़ करते हैं, वहाँ से हम सारी टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 2 है, यस सर। ये हमारा सेकंड टर्म है, इसको A1 अगर हम मान लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको A2 मानते हैं, इसको A3 और इसको A4। 4-5 टर्म को एनालाइज करते हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा और वही हम एक सब टर्म के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम बना लेंगे। ये हमारा A1 हमारा कितना है सर? A1 हमारा 2 है, A2 सर हमारा 4 है और 4 का मतलब सर हुआ 2 + फिक्स नंबर 2। हाँ तो मैं समझ में आता है ना, डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिक्स नंबर 2 है। A3 हमारा कितना है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने सेकंड टर्म में 2 ऐड किया, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया तो आपको सेकंड टर्म मिला। अगर मैं सेकंड टर्म में 2 ऐड कर रहा हूँ तब जाके मुझे थर्ड टर्म मिल रहा है। देखो सेकंड टर्म में यही तो है 4, उसमें आपने फिक्स नंबर ऐड किया, जो मतलब कॉमन डिफरेंस तो वो ऐड किया, तो आपको थर्ड टर्म मिला। अगर मैं इस बात को ऐसे सोचूं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही वाली फर्स्ट टर्म में हम 2 बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस। अरे समझो यार, ये 6 आएगा ना, थर्ड टर्म कितना है हमारा? 6 है। 6 को हम कैसे बना सकते हैं सर? जो हमारा 6 है हम उसको बना सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 2 है उसमें ऐड कर दो 2 बार कॉमन डिफरेंस। 2 बार कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 + 4 = 6 बन जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ? 2 बार कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सोचें A4 कैसे बनाएंगे सर? A4 हमारा है 8 को कैसे बनाएंगे? A1 वाली फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। A1 हमारा 2 है, तो वही अपना फर्स्ट वाली टर्म में अगर हम ऐड कर दें 3 बार कॉमन डिफरेंस, कोशिश कर समझने की। 3 बार कॉमन डिफरेंस का मतलब 2 + 2 + 2 ऐसे ही तो ऐड करेंगे। अगर मैं फर्स्ट टर्म 2 में ऐड कर दूं 3 बार, 2 + 2 + 2, 2, 4, 6 और 2 8 बन गया 8। देख 4 टर्म बन गया। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने 3 बार ऐड किया इसका मतलब हुआ 3 × 2, है ना? ये तो है, हमने वही लिखा है। सोच अब अगर मुझे फिफ्थ टर्म बनानी हो और वो फर्स्ट टर्म की हेल्प से बनानी हो तो फर्स्ट टर्म लिख 2, उसमें ऐड कर दे 4 बार कॉमन डिफरेंस। हाँ 4 बार का मतलब 4 × 2। फिफ्थ टर्म अपनी क्या बनने वाली है? 10 बनने वाली है ना। 10 को आप 8 + 2 भी लिख सकते हैं और 10 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया फर्स्ट टर्म और प्लस कर दो 4 बार कॉमन डिफरेंस।
4 दूनी 8 और 2 10 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आप फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं? यस सर, हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, ऐसे लिख दो फर्स्ट टर्म। यस, हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस को मल्टीपल टाइम ऐड कर रहे हैं, वो हमें वहाँ से पता लग रहा है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है। अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 4 बार ऐड किया, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 बार ऐड किया, थर्ड टर्म निकालनी है तो 2 बार ऐड किया, और सेकंड टर्म निकालनी है तो 1 बार ही ऐड किया था। बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही निकल जाती है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हमने 4 बार डी ऐड किया, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल सही बात है। जोन सी टर्म निकालनी है उससे एक कम बार आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में, तो आपको वो वाली टर्म मिल जाएगी। अब मान लो ये वाली कहानी ऐसी चलती जा रही है और आपको आगे जाके ये नहीं पता कहाँ तक आएगा। हमने मान लिया भैया n तक आ रहा है, हमने इसकी एक टर्म मान ली, लास्ट में जाके भैया इसकी कोई टर्म n है, कोई टर्म क्या है n क्या है वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये जो जब हम ये वाली nth टर्म निकालेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, 6, 7, 8, और ये माना भैया लास्ट में कोई टर्म है nth टर्म। कौन सी टर्म माना हमने? nth टर्म कोई मान लिया, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होने वाली है ना। n टर्म मान लिया भैया, टोटल टर्म कितना मान लिया इसमें n, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता क्या होने वाली है। nth टर्म की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता। अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे जरा समझो, कैसे निकालेंगे? सर हमें nth टर्म निकालनी है ना, कितनी है? यस, तो an रखो, बिल्कुल सही बात है, an रखा। अब सर अगर हमने an रख दिया है तो हम फर्स्ट टर्म की हेल्प से निकाल सकते हैं। यस, फर्स्ट टर्म रखो, रखा, उसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। कितनी बार ऐड करना है? सर जितना होता है उससे एक कम करके, n-1, एक कम करो और कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी बार ऐड ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था, 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो मतलब कॉमन डिफरेंस 3 बार ऐड हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 2 बार ऐड हो गया। तो यहाँ पे nth टर्म जब हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म रखो और कॉमन डिफरेंस को उससे एक कम बार ऐड करो। nth टर्म निकालनी है तो n-1 करो, साथ में d लगाओ। आप अगर इसको ऐसे करके लिखेंगे, इस बात का मतलब होता है आपने कॉमन डिफरेंस को n-1 टाइम इसमें ऐड किया है, किसमें? फर्स्ट टर्म में। तो आपको n मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, मिल जाएगा। तो ये आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। आप इसको जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म। कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप यहाँ से, समझो। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, यहाँ पे मैं n की जगह फर्स्ट रखूँगा, यहाँ पे फर्स्ट रखूँगा। a1 की वैल्यू अगर दे के रखेगा तो रख देंगे, d की वैल्यू दे के रखेगा तो रख देंगे। देखो अभी इसी से बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे ये वाली बात रफ करनी पड़ेगी, इसी से कई सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, देखते जाओ। उसके बाद हम क्वेश्चन भी कर लेंगे ना। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, उससे पहले वाली कहानी अगर आपको नहीं भी समझनी है, वैसे आसान है आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया हमें नहीं पढ़ना इससे पहले वाली कहानी, हमें तो सीधा सर फॉर्मूला याद करना है, तो भैया ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना। इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखवाएंगे, वो याद कर लेना बस। ये वाले एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यही वाले फॉर्मूले से और आपकी कॉमन सेंस से। जब आप nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर a + n-1 इंटू डी आ रहा है। याद रहे ये वाली जब आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप शुरू से काउंट कर रहे थे, 2, 4, 6, 8 लिखा था ना। यस, थर्ड टर्म बताओ तो आप शुरू से काउंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, ये रहा थर्ड टर्म। वरना आप ये भी पूछ सकते थे मेरे से, सर हमें थर्ड टर्म बतानी है तो क्या पता पीछे कहाँ तक जा रहा है। हमने मान लिया चलो ये 20 तक जा रहा है, अब हमने पूछा थर्ड टर्म बताओ, तो तुम तुरंत क्या करोगे? सर 1, 2, 3, थर्ड टर्म 6 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर पीछे से बताने की कोशिश करें अगर हम थर्ड टर्म, ये 20 है, इससे पहले 18, इससे पहले आया होगा 16, सर थर्ड टर्म तो 16 हुआ, वो पीछे से है थर्ड टर्म है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड टर्म निकालने का, ये शुरुआत से है, आप शुरू से काउंट करना स्टार्ट करते हो तो थर्ड टर्म मिल जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने शुरू से बनाया है, ठीक है, ये वाली बात याद रखना। अगर हमें पीछे से कैलकुलेट करना हो कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म क्या है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आप समझने की कोशिश करो, वही वाला बन जाएगा जो अभी भी बना था। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे तो a है, प्लस n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1-1 इंटू डी, तो a + 1-1 0, 0 × d, 0, 0 ऐड करोगे तो भैया वही रहेगा, तो a। फर्स्ट टर्म कितना होगा? a, मतलब जो दे के रखेगा। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 रखो, a + यहाँ पे 2 रखो, 2
माइनस 1 इंटू डी। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, A1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A 2 में से एक गया 1 इंटू डी। थर्ड टर्म निकाल, n की वैल्यू 3 रख, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 3 में से एक गया 2 डी। ऐसे ही चलता जा रहा है ना। तीसरी टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 आया था, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 आया है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट आया है। अब सोच फोर्थ टर्म निकाल तो A तो रहेगा ही, n की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 4 में से एक गया 3 इंटू डी। वही बन गया ना जो अभी अभी बनाया था। तो जो हमने बनाया था उसके हेल्प से ये बनाया, और वापस से ये बन रहा है नहीं बन रहा है ये भी हमने देख लिया। तो भैया ये हमारा बिल्कुल बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको शुरू से निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो आप अपने दिमाग में रखना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो दे के रखेगा, वो तुरंत हम निकाल लेंगे। चलो इसी के साथ हम एक चीज़ और बताते हैं, वही अभी जो फ्रॉम द लास्ट। सर अगर लास्ट से पूछ लिया, फ्रॉम द लास्ट, वो पूछ रहा है कि भैया लास्ट से कैलकुलेट करो, बताओ 5वीं टर्म कौन सी है। ये वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं, फ्रॉम लास्ट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। लास्ट से अगर आपको कैलकुलेट करना है, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपको लास्ट की टर्म वो दे के रखेगा। जब वो आपसे पूछेगा लास्ट से 5वीं टर्म कैलकुलेट कर दो, या 10वीं टर्म या 20वीं टर्म, तो पीछे आपको पीछे वाली सबसे लास्ट वाली टर्म वो हमेशा दे के रखेगा। ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो। अगर वो लास्ट से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि 5वीं टर्म कैलकुलेट करो, तो आपको लास्ट वाली टर्म दे के रखेगा। उसका मतलब हम L समझेंगे, लास्ट वाली टर्म को क्या बोलेंगे, L। आप यहाँ पे जो हमने AP लिखा था वो A 2 4 6 करके 2 4 6 करके, और वो nth टर्म तक गया था। और लास्ट की वैल्यू को अगर मैं an बोलता हूँ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट की वैल्यू को कभी कभी an और कभी कभी हम L बोल देंगे, तो आप डरना मत, ठीक है। तो ये जनरल देखो, ये मत समझना ये an और ये L दोनों लास्ट टर्म में नहीं बेटे। ये an मतलब एक जनरल टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी आने वाली है। अगर मैं लास्ट टर्म रखूँगा, देखो लास्ट टर्म में यहाँ पे वो दे के रखेगा, वो लास्ट टर्म दे के रखेगा, ठीक है। वो लास्ट टर्म यहाँ पे रखेंगे। n मतलब वो पूछेगा कि पीछे से ये वाली टर्म कैलकुलेट कर दो। थोड़ा सा समझाता हूँ, फॉर्मूला याद करना, बस ये थोड़ा सा अप्लाई करना बताता हूँ। वो या हमें दे दिया 2 4 6 8। इसी के साथ ना कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं 2 4 6 8 से। ये एक आसान AP है, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं ना। 2 4 6 8 लिया हमने, 8 10, बस हम 10 तक ही गए। अब हम समझते हैं, हमने बोला सर पीछे से थर्ड टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम n की वैल्यू 3rd रखेंगे। अभी ये वाली बात समझाता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि L और an दोनों ये लास्ट हैं, समझाता हूँ। पीछे से थर्ड टर्म कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या आया सर, पीछे से फ्रॉम द लास्ट थर्ड टर्म कैलकुलेट करो। तो A 3 रखेंगे यहाँ पे, लास्ट टर्म सर हमारी 10 रखो, माइनस 3 रखो, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, चेक करो AP का कॉमन डिफरेंस कितना है। 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही बात है। 10 माइनस 3 में से 1 गया 2, मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6। क्या आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा हो, यस। तो 10 में से 4 गया सर, 6 बचा है, समझ गए ना। 6 1 2 3, यस सर, पीछे से 6 ही है लास्ट टर्म। अब थोड़ा सा और समझो, उसने बोल दिया कि भैया पीछे से फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करो, पीछे से ही फर्स्ट टर्म। तो वही फॉर्मूला an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू क्या है सर, 10 है लास्ट में, तो बिल्कुल सही बात है। माइनस n कितना है सर, उसने बोला है पीछे से ही फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने का। हाँ, डिफरेंस कितना है 2 का। 10 माइनस 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो भैया ओवरऑल 0 बन गया। तो 10 में से 0 माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 ही आएगा। तो an कितना आ गया 10। लास्ट टर्म कितना है, l माना था ना आपने, l कितना है 10, वही कितना आया है an। तो भैया ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई है फ्रॉम द लास्ट। तो l और an दोनों बराबर बन जाते हैं जब हम बात करते हैं वही वाली टर्म की जो l वाली पोजीशन पे है। l वाली पोजीशन पे 10 है, पीछे से अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन रखूंगा तो भैया an की वैल्यू a1 बन जाएगी, और वही क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू, जब हम शुरू से चेक करेंगे। समझ गए क्या आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये जो लास्ट टर्म है और ये a है ना an, आप इन दोनों में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। हमने अगर वहाँ पे लिखा है भैया an लिख देंगे कभी कभी, और कभी कभी l लिख देंगे। जब हम शुरू से काउंट करते हैं तो हम ये भी बोल देंगे भैया मान लो इसमें n टर्म है और nवीं टर्म की वैल्यू जो है वो an है। जैसे ये थर्ड टर्म की वैल्यू कितना है 6, ऐसे ही हम बोल देंगे टोटल n टर्म है
और जो nवी टर्म है उसकी वैल्यू an है। और कभी कभी हम ये बोल देंगे भैया टोटल n टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको हम l मान लो, तो दिक्कत नहीं क्रिएट करना, यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट ना करना सर ये an और लास्ट टर्म दोनों सेम है क्या, नहीं भाई। यहाँ पे जब वो लास्ट टर्म बोल रहा है तो वो लास्ट टर्म से पीछे से अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे तो पीछे से तो शुरू वाली टर्म है वो, है ना, शुरू से लास्ट टर्म है वो। तो यहाँ पे जब हम l रखेंगे तो ये तो लास्ट टर्म की बात करेगा, an हमारी जो वैल्यू देगा वो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पीछे से निकाल के देगा। पीछे से अगर हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो वही आ जाएगा जो शुरू से लास्ट है, समझ गए ना, शुरू से लास्ट 10, शुरू से लास्ट की टर्म यही है, वो पीछे से फर्स्ट टर्म है। तो an वैल्यू n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पीछे से जो फर्स्ट टर्म वो कितना है, शुरू से लास्ट टर्म, वो बन जाएगी। आप बात समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा गौर करो जो मैं बोल रहा हूँ, शब्दों पे गौर करो वरना इधर उधर चली जाएगी बात। शुरू से लास्ट टर्म जो है वही पीछे से फर्स्ट टर्म है, ठीक है, समझ गए अब तो an की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पीछे वाली टर्म मिलेगी जो पीछे से फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको। बात समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। चलो फटाफट ये वाला फॉर्मूला चिपकाओ और ये वाला भी चिपकाओ नोटबुक में, दोनों को याद करो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, हम ये रफ कर देते हैं ना। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 आपके पास है, सारे एग्जाम्पल कराएंगे। देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, बोला है 2, 7, 12 ऐसा कुछ दे के रखा है। सबसे पहले आप जांच करो कि भैया हमारी फर्स्ट टर्म कितना है, सर 2, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 गया 5, बिल्कुल सही बात है। बोला है कि कैलकुलेट कर दो आप, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म कैलकुलेट करो। उसने ऐसा बोला है क्या लास्ट से करो या शुरू से करो, नहीं, जब वो सीधा सीधा दे के रखेगा कैलकुलेट द 10th टर्म तो आप शुरू से ही कैलकुलेट करोगे। जब तक वो नहीं बोलेगा कैलकुलेट द दिस टर्म फ्रॉम द लास्ट तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था सर। 10th टर्म कैलकुलेट अगर आपको करनी है तो n की वैल्यू सर 10 रख देंगे, ये लो सर 10 रखा है, समझ रहे हैं ना, ये तो बन जाता था ना, जो भी वैल्यू रखोगे आप n की उसी के अकॉर्डिंग हमें वो वाली टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। a की वैल्यू सर हमारी 2 है, n की वैल्यू सर हमने 10th टर्म निकालना है, 10 रखो माइनस 1, कॉमन डिफरेंस सर हमारा 5 है, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई 5, 2 9 पंजे 9 5 45 और 2 47, तो 10th टर्म आ गया भैया 47। यही हमें कैलकुलेट करना था, इतना ईजी, यस बेहद आसान है। बोला है सेकंड क्वेश्चन में आंसर आ गया भैया आपका। सेकंड एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 4 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है 21, 18 एंड 15 डॉट 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 विच टर्म, कौन सा टर्म -81 होगा। देखो आपको पता लग रहा है कि डिक्रीजिंग एपी है, अगर डिक्रीजिंग एपी है तो घटती जाएगी, नेगेटिव में भी वैल्यू आएंगी, बिल्कुल आएंगी। कौन सा टर्म -81 है, नहीं पता यार कौन सा है, वो घटता जा रहा है घटता जा रहा है। मान लो nth टर्म हमारा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू an जो हम मानेंगे वो नेगेटिव आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये वाली पोजीशन पे मतलब ये वाली पोजीशन हमने मान ली nth पोजीशन है, मतलब ये nth टर्म है। nth टर्म की वैल्यू हमने मान ली a1 और हम मान लेंगे भैया यही हमारा -81 बन गया। अब हम ये चेक करेंगे n की किस वैल्यू के लिए ये -81 बना है हमारी वैल्यू, समझ रहे हैं क्या आप लोग। हमने nth पोजीशन पे मान लिया कि जो हमारा आंसर आ रहा था वो -81 था। अगर हमारा nth पोजीशन है तो उसका जो हमने जनरली लिखा था वो an लिखा था, ठीक है। nth पोजीशन का जो वैल्यू लिखा था हमने an लिखा था, वो हमने कितना मान लिया कि भैया मान लो ये -81 बन गया। अब हम ये चेक करेंगे कि -81 वो n की किस वैल्यू के लिए बना है। अगर n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इस बात का मतलब nth टर्म हुआ, n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो पता लग जाएगा कौन सी टर्म आ रही है। मान लो n की वैल्यू 50 आ गई तो 50th टर्म हो जाएगा, मतलब 50वीं टर्म -81 बन जाएगा। बताओ ये वाली बात समझेगा आप लोग। हाँ तो लेट an बराबर -81 है ना, तो nth टर्म कितना हो गया -81। तो an बोले तो सर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81, बिल्कुल सही बात है। a हमारा कितना है सर, a हमारा है यहाँ पे 21। nth टर्म सर नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है कौन से वाली पोजीशन पे, इंटू डी कितना है सर 18 में से 21 माइनस करो 3 माइनस के 3, ठीक है, इज इक्वल टू -81। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 उधर लेके जाओ, इधर n-1
मल्टीप्लाई -3 बराबर -21, उधर लेके जाओ, सॉरी -81, -21 चला जाएगा उधर, n-1, ये देखो ये कितना बन जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 2 10, और दोनों नेगेटिव बनेगा, और ये -3 भी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ डिवाइड में। समझ गए ना आप ये वाली बात? तो इतना तो इजी है यार, इन दोनों को ऐड कर लिया, नेगेटिव में आंसर आया, ये वाला 3 भी नीचे लेके चले गए। ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट भाई, पता नहीं दिख रहा है, नहीं चेक कर लेता हूँ। यस, इसको डिवाइड करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दो, डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, n-1 बराबर 34, 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34 + 1 दैट इज़ 35। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 35। n कितना आ गया? 35। मतलब 35वीं जो टर्म होगी वो माइनस के कैसी होगी? मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ पहले। यस, 35 आ रहा है। अब मेरी बात समझो 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 समझो, ये तो तुम्हें पता लग गया कि जो n की वैल्यू है वो 35 है, मतलब 35th 35वीं टर्म जो होगी वो कितनी बन जाएगी सर? माइनस के कैसी? आप चेक कर लेना, इसको गिनते चले जाओ 35वीं पोजीशन पे जाके, मतलब 35वीं टर्म पे जाके आपको पता लग जाएगा भैया माइनस इक्यासी आ गया उसका आंसर। समझ गए? ठीक है। अब एक बात और समझो सर, देखो जैसे -81 दिया, कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस है -3 का, तो -81 से आगे वाली टर्म भी कुछ आएगी। कितनी आएगी? -3 इसमें ऐड करोगे तो -84 आएगी, तो -35वीं टर्म आएगी -81, बिल्कुल सही बात है। 35वीं टर्म आएगी 35th टर्म आएगी -81, और 36th टर्म कितनी आएगी सर? माइनस कितना ऐड करना था? कॉमन डिफरेंस कहाँ गया? -3 का था, -84, 3 ऐड कर देंगे ना, -3 ऐड करोगे तो -84, बिल्कुल सही बात है। मान लो अगर वो दे देता है यहाँ पे -82, इन दोनों के बीच का टर्म दे देता -82 या 83 दे देता माइनस के, और बोलता कि बताओ विच टर्म ऑफ द एपी, ये वाली एपी दे के विच टर्म ऑफ द एपी इज -82, कौन सी टर्म -82 है ये बताओ। फिर कैसे करते सर? फिर भी ऐसे ही करते, कुछ ना कुछ आंसर आता, हम बोल देते कि वो वाली टर्म -82 है, बट एक्चुअल में तो -82 इसका टर्म ही नहीं है। आप ये वाली प्रॉब्लम समझ पाए क्या? ये तो आंसर यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, कहानी खत्म, यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, बट थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। -81 है, उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म आने वाली है -84। -81 और -84 के बीच में ये दो नंबर जो हमारे छूट गए, -82 और -83, है ना। इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, पॉइंट में भी नंबर हो सकते हैं, हमने तो ये दो इंटीजर ले लिए। अगर वो -82 या -83 में से यहाँ पे कुछ दे देता और बोलता कि बताओ कि ये जो है -82, ये वाली एपी की कौन सी टर्म है, या फिर एपी की टर्म है भी या नहीं है, तो हम फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम यही फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें बाद में जाके समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मैं समझाता हूँ, आप इसको सबको नोट करो। ये वाला जो प्रॉब्लम है आपके पास आएगा, क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, और हमें वहाँ से बचना पड़ेगा भैया, उसको सोल्व करके हमें समझना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। मतलब ये नहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं, सॉल्यूशन को थोड़ा करना पड़ेगा ठीक ठाक तरीके से। देखो अगर वो यही क्वेश्चन देता और बोल देता देखो आल्सो इज एनी टर्म 0, ये भी उसने पूछा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें देख लो, इसका तो ये खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक का पार्ट खत्म कर दिया। आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 है, ये चेक करेंगे, और उसके बाद रीजन वगैरह भी हम देंगे। लेकिन उससे पहले यही देख लो भाई, -82 आ जाता तो क्या होता? ठीक है, अब देखो अगर -82 आ जाता, फॉर्मूला तो ये लगाते हम, an = a + n - 1 × d। हम मान लेते भैया n टर्म हमारी -82 है, a की वैल्यू सर कितना है 21, n निकालते उसके लिए, और d कितना है -3, 81 इधर लेके आते तो कितना बन जाता -82 और -21, 81 नहीं 21 इधर लेके आते, n-1 और -3, 2 और 1 3, 8 और 2 10, -103 बन जाता है ना, = ये -3 डिवाइड में आता, n-1 बनता, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता। इसको जब करोगे 3 × 9, 3 × 7 21, है ना, और 3 × 6 18 पॉइंट में आता, और ये माइनस इधर लेके आते +1 बन जाता। तो n की वैल्यू आ जाती लगभग 38.6 = n। सही कट किया ना हमने डिवाइड, 3 × 9 1, अरे 3 × 3 = 9, 1 3 × 4 = 12, है ना,
1 3 4 ज़ा 12 1 3 3 ज़ा, ऐसा कुछ बनता है। इसको यहाँ पे 35.6 आ जाता। यस 35.6 आ जाता। अब सोचो थोड़ा यार, एन की वैल्यू 35.6 आई है। एन तो मतलब पोजीशन था ना, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो था एन कि कौन सा पोजीशन है टर्म का, वो हमारी एन की वैल्यू थी। यहाँ पे -82 के लिए एन की वैल्यू 35.6 आई है, 35.6 आई है। सोचो सर ऐसा कुछ हो सकता है कि एपी में 35.6 भी टर्म हो? या तो फर्स्ट टर्म होता है, या सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, या 35 टर्म होगा, या 36 टर्म होगा, 35 टर्म होगा, या 36 टर्म होगा। ऐसे थोड़ा होगा 35.5 भी टर्म है ना, 35.5 टर्म आ गई, ऐसा नहीं होता ना। तो ये एन की पोजीशन ही गलत आई है। हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, अगर आपके पास सवाल बनता है और उस सवाल में ऐसा कुछ दे के रखा है और बोला है कि बताओ ये एपी की टर्म बन रहा है नहीं बन रहा है, तो भैया सोल्व तो सेम तरीके से करोगे आप, ऐसी ही तरीके से। जब अगर वो एपी का टर्म होगा तो एन की वैल्यू कुछ इंटीजर आएगी ठीक ठाक, और पॉजिटिव इंटीजर आएगी, नेगेटिव नहीं आएगा एन की वैल्यू, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि भैया टर्म या तो 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। ऐसा नहीं है कि भैया -2 टर्म हो गया, -3वीं टर्म हो गया, -10वीं टर्म हो गया, -20वीं टर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। और अगर वो जो गिवन है कि भैया ये टर्म है या नहीं है, उसके लिए एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, और वो पोजीशन की वैल्यू कुछ ऊट पटांग आ गई, कुछ ऐसी आ गई भैया 35.5वीं टर्म, 35.6 ये टर्म, तो भैया ये तो टर्म की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो एन की वैल्यू कुछ इंटीजर आता है, एकदम बढ़िया वाला पॉजिटिव इंटीजर आता है, बढ़िया वाले से मतलब एकदम पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो वो जो गिवन होगा वो उस एपी का हिस्सा होगा। वो जो वैल्यू गिवन होगी वो उस एपी की कोई ना कोई पोजीशन पे वैल्यू बैठेगी, अदरवाइज वैल्यू ही नहीं होगी। वो एन की वैल्यू गलत आई, कुछ ऐसा फ्रैक्शन में आया, कुछ पॉइंट वगैरह में आती है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है, नेगेटिव आती है, तो हम बोल देंगे वो वाला जो नंबर दे के रखा है वो उस वाली एपी का हिस्सा नहीं है। तो -82 जो आया था उसके लिए एन की वैल्यू गलत आई है हमारे हिसाब से, ये बिल्कुल गलत है। तो -82 इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट एपी, या फिर -82 इज नॉट एनी वैल्यू ऑफ टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ गए क्या आप लोग? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो कुछ कहानी थी जो आपको याद करनी है, याद रखनी है बेसिकली, कि अगर वो एन की वैल्यू कुछ उल्टी सीधी आती है तो हम बोल देंगे भैया एपी का वो पार्ट नहीं है। अब उसने बोला था, वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है? चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू बढ़िया आई तो टर्म जीरो है, अदरवाइज नहीं है। देखो वही an = a + n - 1 × d। इस बार an की वैल्यू जीरो रख के देख लेते हैं, जीरो के लिए कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू। a की वैल्यू कितना है सर? वही 21, n - 1, d की वैल्यू सर -3 है, 21 इधर ले गया, -21 हो गया भैया, n - 1 × -3 इधर ले गया, -21 डिवाइडेड बाई -3 n - 1, 3 × 21, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 × 21 3 7 जा, नेगेटिव इधर ले आओ, 7 -1 इधर आ गया, +1 हो जाएगा, 7 और 1 8, n = 8 आ गया। तो आठवीं जो वैल्यू, आठवीं जो पोजीशन है, 8th टर्म जो होगी वो ही आपकी जीरो होगी, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अगर वो रीज़न पूछेगा तो लिख देना भैया ये इंटीजर आ रहे हैं, n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है, इट इज़ एन इंटीजर। ठीक है, ये एक क्या है? इंटीजर। अगर ये एक इंटीजर है तो n की वैल्यू तो एकदम बढ़िया वाली है, तो वो एपी का हिस्सा होगा। अगर ना आता n की वैल्यू ठीक ठाक तो एपी का हिस्सा ना होता। समझ गए? अगर रीज़न देना तो लिख देना लास्ट में, n = 8 विच इज़ ए इंटीजर, सो 0 इज़ द, उसने पूछा आल्सो इज एनी टर्म जीरो, हाँ लिख देना यस, 0 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी। कौन सी टर्म है? 8th टर्म है। समझ गए दोनों क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4th हो गया, 5th 6th की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 5th और 6th भी खत्म करते हैं भाई, चलो फटाफट। 5th और 6th एग्जाम्पल भी देखो। आइए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5th देखो, लिखा है डिटरमाइन द एपी। आपको एपी भैया डिटरमाइन करने यहाँ पे, मतलब बना दो एक एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म बोले तो सर A3 कितना है? 5। सर A3 का मतलब हुआ A + 2 बार D ऐड करना है, मतलब 2D लिख देंगे = 5। समझ गए क्या? उससे पहले आप लिख देना ये वाला फॉर्मूला, बता देना एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला एग्जामिनर को बता देना कि भैया हमें पता है an = a + n - 1 × d होता है, वी नो दैट, ऐसे करके लिख देना वी नो दैट।
तो वो तुरंत समझ जाएगा भैया पता है लड़के को an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, ऐसा कुछ उसको पता है। ठीक है, अब उसने बोला है थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म कितना है? 5। थर्ड टर्म का मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 माइनस 1 2, तो 2 आ गया। यहाँ पे हमने 3 रखा तो a3 बन गया। a3 मतलब तीसरा टर्म, और तीसरा टर्म कितना है? 5। समझा क्या यार तू? देख a3 इक्वल टू 5 गिवन है। a3 का मतलब तीसरा टर्म, a3 यही तो था a3 यार, यहाँ पे 3 रखेगा तो यहाँ भी 3 रख दे, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5। बोला है सेवन्थ टर्म 9। सेवन टर्म का मतलब a7 इज इक्वल टू 9। a7 का मतलब 6 बार d ऐड करना है, तो ऐसा लिखा जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये बन गया सेकंड। ये वाली बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? 3 आएगा तो 2d करना है, 7 आएगा तो 6d करना है, 12 आएगा तो 11d ऐड करना है, 1000 आएगा तो भैया 999d ऐड कर देना। दोनों को सोल्व करने की चेष्टा करो फटाफट। ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को सोल्व करने पे कैसे सोल्व करेगा? एलिमिनेशन मेथड है तो यार a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ऐसे सोल्व करेंगे। माइनस 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 ये गायब हो गया, माइनस 6d प्लस 2d तो माइनस 4d बचेगा। समझ पा रहे है? यस सर समझ पा रहे ले। माइनस 9 प्लस 5 सर माइनस 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d की वैल्यू 1 आ गई। अरे माइनस 4 डिवाइड में लेके चले जाना, 4 से 4 गायब, तो d की वैल्यू कितना बचा? 1। ये d को उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट में दे मारो, d की वैल्यू यहाँ रखना, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। ये तो भैया बच्चों का काम है, फर्स्ट में रखो, यहाँ पे d की वैल्यू 1, 1 रखो, 2 एकम 2 बन जाएगा। a प्लस 2 बराबर 5, 2 उधर लेके जा, a बराबर 5 माइनस 2, तो a बन गया 3। मतलब फर्स्ट टर्म 3 बना है, कॉमन डिफरेंस 1 का बना है, तो 3 4 5 6 7 हो गया। AP बनाओ, तो AP इज फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस 1 का है तो 1 ऐड करो, 4 1 ऐड करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ गए? AP बन गया। यस सर बन गया। एग्जाम्पल नंबर 6 जरा ट्राई करो, तब तक मैं रफ करूँ, आप लोग ट्राई करो, कर लोगे, मुझे आप पे यकीन है पूरा, आप कर सकते हो। जल्दी करो, जल्दी करो यार। मुझ में तू ही तू बस, मैनू में जैसे ख्वाब सा, जो तू नाम तो पानी पानी। आज की रात, गाना सुना है तुमने वाला? आज की रात सुना है क्या? यस सर, देखा भी है, सुना भी है। ओके 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 ओके, चल अब इधर पढ़। चेक करना है भैया 301 ये वाली टर्म का, ये वाली AP का टर्म है नहीं है। ओफो सर सेम सवाल है ना। हाँ फॉर्मूला चिपकाओ सर, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस सर, हम मान लो भैया nवीं टर्म 301 ही है, तो n की जगह 301 रखो। सर a तो 5 है। यस सर, n यही तो कैलकुलेट करना है। n जब भी वो पूछेगा ना चेक करो ये टर्म का, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये AP का टर्म है या नहीं है ये बोलेगा, तो भैया यही फॉर्मूला चिपकाना, उसको लास्ट वाली टर्म मान लेना, n की वैल्यू कैलकुलेट कर देना। n की वैल्यू अच्छे वाली आई, पॉजिटिव इंटीजर आई तो यस, नहीं आई तो नो, बस। और क्या करना है? कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 11 में से 5 ये 6 का है, 5 इधर ले आओ, 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी बोले तो 6। यस सर, 301 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा सर? 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 डिवाइड में लेके आओ, 296 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करो, किससे कट रहा है सर? 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, n माइनस 1, 1 इधर लेके आओ, 148 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ऐड करो, 3 एकम 3 और 8, समझ गए ना? 151/3 ऐड कर देना यार। इतना तो काम आप लोग कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो भैया कुछ सोचना पड़ेगा फिर, है ना। n की वैल्यू 151/3 यही आ रही है क्या? लेट मी चेक। ओके सर यही आ रही है 151/3। सोच और बता, क्या 151/3 हो सकता है? सर नहीं हो सकता सर, ये तो पाप हो गया। n की वैल्यू 151/3 आ गई, इस बात का मतलब ये हुआ
कि ये तो भैया फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो सर ये तो जो 301 होगा ये वाली एपी का कोई टर्म होगा ही नहीं। लिख देना नो n इज नॉट, अरे कुछ मत लिखना, सीधा सीधा लिखना, अरे रफ हो जा। हियर 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी, गिवन एपी लिख देना, गिवन एपी, या फिर लिखना हेयर 301, अरे कुछ नहीं, यही लिख देना, ठीक है, काम बन जाएगा। समझ गए आप लोग, भावनाओं को समझो। सर भावना तो समझ रहे हैं हम, सर भावना को तो समझ रहे हैं बट भावना नहीं समझ रही है ना, चलो कोई बात नहीं, 7th 8th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी खत्म करते हैं। देखिए लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं? 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 के बाद 11 आता है और 11 के बाद 12। 12 पहला वो नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो भैया 12 से शुरुआत करो, इनको उड़ा दो। 12 के बाद आएगा 15, 3 का गैप करते चले जाओ, 18, ये सब 3 से डिवाइड होंगे। और लास्ट में जो 3 डिजिट का नंबर आता है वो आता है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है और 100 3 डिजिट का हो गया, सॉरी 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 100 3 डिजिट का हो गया और 2 डिजिट का लास्ट में 99 आता है और 99 3 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट वाला नंबर लिख देना जो 3 से डिवाइड हो रहा है और शुरू के 2-3 नंबर लिख देना जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। लाइन से लिखना 12, 15 और 18। तो ये सारे नंबर से, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो रही होंगे इन्हीं के जैसे। तो हमने एक एपी बना ली, एपी तो बन रही है, इससे बिल्कुल बन रही है। तो A1 हो गया हमारा 12 और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का हो गया, और जो हमारी लास्ट टर्म AN है वो हमने 99 मानी क्या है ही 99 यार AN इक्वल टू 99। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना आप, और बात समझनी क्या है, बात ये समझनी है आपको कि सर हम देखो AP, देखो आप शुरुआत यहाँ से करना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में है तो इतना लिख देना, ज़्यादा फालतू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12, 15, 18 लास्ट में 99। देखो अब समझो, अगर मैं चेक कर लूँ 99 कौन सी पोजीशन पे बैठ रहा है, तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू कितनी है n की, n बोले तो नंबर ऑफ टर्म कितना है वो पता लग जाएगा। तो an का फॉर्मूला चिपकाओ, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an 99, a की वैल्यू सर 12, n सर नहीं पता किस पोजीशन पे 99 और 99 से बाद में कुछ है भी नहीं, तो ये लास्ट है। इसी के लिए टोटल टर्म निकाल लो ना कितनी है, डी कितना है सर 3 है, 12 इधर ले गया सर 99 माइनस 12, n-1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको माइनस करो 87, n-1 इंटू 3 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा सर 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। 3 से डिवाइड कर 3 दूनी 6, 3 नम 27, n-1 इधर ले गया 1 को 39 और 1 इधर प्लस का हो जाएगा आके, तो 30 बन जाएगा। n की वैल्यू क्या आ गई 30 आ रही है क्या? यस, नंबर ऑफ टर्म 30 आ गई। तो मतलब ये 30 टर्म है, इससे पहले 29 टर्म होंगी, ये 30वीं टर्म है और इसके बाद टर्म है ही नहीं, तो भैया ये 30 टर्म है, 30वीं टर्म यही है, तो ये टोटल टर्म 30 हो गई। तो टोटल टर्म कितनी है 30 टर्म। 30 टर्म ऐसी हैं टोटल, दो डिजिट नंबर के टोटल नंबर 30 ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। बात समझ गए? बिल्कुल सही बात है सर, हम बिल्कुल समझ गए आपकी बात। अगर आप समझ गए तो भैया एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ भी चल लो जरा, बेहद आसान है, कर लोगे आप लोग, लास्ट से निकालना है। फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से। तो पीछे से कैलकुलेट करने का मतलब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है यार, an इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी होता है ना, कभी यही चिपका दो, ये नहीं होता है। an इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी होता है। आपको 11th टर्म कैलकुलेट करनी है, तो a11 इक्वल टू लास्ट टर्म हमने बोला था दे के रखेगा -62 है, n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी, डी 10 7 माइनस 10 -3, -62 माइनस 10 में से 11 में से एक जाएगा 10 मल्टीप्लाई -3 -62 माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30, माइनस करो तो -32, ठीक है।
तो -32 आ रहा है क्या, चेक कर, यस सर। तो -32 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से कैलकुलेट करने, सॉरी पीछे से काउंट करना स्टार्ट करो, आगे की तरफ चलते जाओ तो 11वीं टर्म -32 आ जाएगी। समझ गए, यस सर, अपने को समझ में आ गयो। बस यही करना था यार। 2 एग्जाम्पल बचते हैं, 9th और 10th, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं भैया, करने तो पड़ेंगे, एग्ज़ाम आने वाले हैं। करो करो भाई करो, कुछ नहीं कर सकते। एनसीईआरटी ख़त्म करो और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कराएंगे, टेंशन ना लो, उसे ख़त्म करो। टाइम निकाल के केस स्टडी और असर्शन रीजन भी कराएंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे, उसी में से एग्ज़ाम आएगो। ठीक हो, यस सर ठीक हो, बिल्कुल। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 हमने लिखा नहीं है, हम बुक से ही पढ़ देते हैं, तो आप भी बुक उठाइए और पढ़ना स्टार्ट करो हमारे साथ। लिखा है अ सम ऑफ 1000, 1000 रुपये आपके पास है। कितना सम, 1000। ये लो सर 1000, इसको पी बोल दे, यस सर। इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 8%, 8% के रेट पे इन्वेस्ट किया। ब्याज की बात आ गई भाई, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है सर PRT/100 हमें याद है, ये तो सर बचपन से याद है, बेहद आसान है। PRT/100 कंपाउंड वाला याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अमाउंट निकाला था P1 + R/100⁴ याद है क्या, यस सर, ये अमाउंट आया था कंपाउंड वाला। ठीक है, इस पे आ जाओ। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करो। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म AP, यही हर साल के बाद कैलकुलेट करते चले जाओ। क्या AP बनेगा, बताना है। अगर बनेगा तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो 30 साल के बाद का, मतलब 30 ईयर्स एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 ईयर के एंड में कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का क्या बनने वाला है सर, बनने वाला है P की वैल्यू कितना है सर 1000 रखो, R तो 80 रहने वाला है, टाइम फर्स्ट रख देते हैं एक साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, 0 2 0 से 2 0 गायब हो गया, 8 × 10 80 रुपये आ गए सर। कोई बात नहीं सर, 80 आ गया तो क्या दिक्कत है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए भैया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लिखो, ये सही है। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट SI एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, साल के बाद में तो निकालते हैं। तो 1000 × 8 × 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 2 0 गायब, 8 दूनी 16, 16 × 10 160, ये आ गया। तीसरे साल का निकालो, सिंपल इंटरेस्ट, ये लाइन बना दो क्या, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सर 1000 × 8 × 3/100, 2 0 गायब हो जाएगा, 8 × 24 240 आ जाएगा। ऐसी बात चलती जाएगी क्या, यस सर। देखो AP बन रही है क्या सर, ये तो एक सीक्वेंस बना है, जो 80 है, 160 है और 240 है, और ऐसे ही चलता जाएगी। यस सर, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके देखो AP तो बन रहा है, दोनों के बीच में 60 का 80 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 80 का गैप है, डिफरेंस तो कॉमन आ रहा है। या फिर ये चेक कर लो, 160 का दुगना कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यस AP बन रहा है। हेयर डिफरेंस इज कॉमन, तो क्लियरली, इतना सारा क्या लिखना, क्लियरली दिस इज एन AP, ये एक AP है विद कॉमन डिफरेंस 80। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 80 है। ठीक है सर, उसने यही बोला था हमें कि ये बताओ AP है नहीं, अगर है तो उसने पूछा फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद इंटरेस्ट। ठीक है, SI एट द, देखो अब समझो मेरी बात, अब आप सोचोगे सर AP तो अब ये बन गया, अगर आपको 30 ईयर के बाद में इंटरेस्ट निकालना है तो आप टाइम पीरियड की जगह 30 रख दो तो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप AP का यूज़ करना, अभी तो बन गया ना AP का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से निकाल दो, यहाँ से ठीक है, यहाँ से, बट AP का यूज़ करना है ना। एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है आपके अगर ये वाला क्वेश्चन आया। उसने बोला कि भैया एट द एंड ऑफ 30 ईयर भी निकालो, आपने AP का यूज़ ना किया, सीधे सीधे यहाँ से निकाल दे तो चांसेस हैं आपका आधा नंबर कट कर ले।
क्योंकि बेसिकली सवाल एपी का है, तो आपने अगर एपी बनाया तो भैया आप एपी से कैलकुलेट करके भी बताओ। फर्स्ट टर्म ये रहा जो कि पहले साल की आखिरी में लास्ट में निकला था। सेकंड टर्म ये रहा जो कि सेकंड ईयर के लास्ट में निकला था। थर्ड टर्म ये रहा जो कि थर्ड ईयर के लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकला था। ऐसे ही चलता जाएगा। 30 टर्म आएगा। 30 टर्म का मतलब होगा 30वें ईयर के बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 30 टर्म अगर मैं निकाल दूँ तो क्या वो आंसर होगा? यस सर। तो A30 बराबर हो जाएगा सर A+29D। ये तो हम समझ गए बिल्कुल अब, है ना। A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू सर 80 है। चेक कर ले यार, फर्स्ट टर्म 80 है, ये देख, ये इधर 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 ये रहा, प्लस 2 × D, कॉमन डिफरेंस भी 80 का है। 80 + 160, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? हाँ, ये 29 है यार। 160 कैसे आएगा फिर? चलो, 0 9 × 72, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 ऐड कर इसमें तो 2400 बन जाएगा। इतने रुपए आ जाएंगे। आंसर चेक करेंगे हम, सही आ रहा होगा। यस सर, 2400। समझ गए आप लोग? इजी है। यस, बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नहीं 10th यार, इस बार तो रफ कर दूँगा इसको। चलो एक बार, 1 मिनट रुको, मैं रोकता हूँ पहले वीडियो को, एक बार पॉज करते हैं, उसके बाद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 भी खत्म करते हैं। बुक लेके बैठो और पढ़ो। लिखा है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। 23 जो हैं रोज प्लांट हैं इन द फर्स्ट रो, पहली रो में, मतलब पहली रो आई और पहली रो में 23 प्लांट हैं, 23 रोज हैं, रोज प्लांट हैं, ठीक है, मतलब गुलाब के पौधे हैं 23। सेकंड रो में है 21, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 आने वाले हैं, और ऐसे ही कहानी चलती जा रही है। और जो देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने प्लांट है? 5। ध्यान से देख, पहले वाली रो में 23 है, दूसरे में 21 है, फिर 19 है, ऐसे ऐसे घटते जा रहे हैं। मतलब एक फ्लावर बेड है, उसमें कुछ रोज होंगी, उन रोज में रो में उन रोज में किसके रखे हैं भैया? रोज के ही फ्लावर रखे हैं। रोज बोले तो पंक्तियां, रोज बोले तो अपना गुलाब। प्रोनंसिएशन पे मत जाना, भावना को समझो, हमने पहले बताया था, भावनाओं को समझो, भावना समझो हमारी। पंक्तियों में कुछ गुलाब के पौधे रखे हैं। पहली पंक्ति में भैया 23 पौधे हैं, दूसरी रो में 21 है, फिर 19 है, और लास्ट वाली में 5 है। और ये भाई साहब कहते हैं हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। टोटल कितनी पंक्तियां हैं भैया? बता दो टोटल कितनी पंक्तियां हैं। सर कैलकुलेट करते हैं। ये जो an है, an लास्ट वाला यही तो है, इसको an मान लेंगे, इसके लिए n की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आया था। यस, n = a + n - 1 × d हम जानते हैं। इसको 5 लिखो, a 23 है, n कैलकुलेट करो, d कितना है? 21 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा शायद। यस सर, -2 बचेगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? लास्ट में जो 5 रोज हैं, 5 पौधे हैं जो गुलाब के, हम कैलकुलेट कर लेंगे पोजीशन क्या है उसकी। पोजीशन का मतलब n की वैल्यू क्या है? उतनी टोटल टर्म होंगी। टोटल टर्म का मतलब उतनी रो होंगी। 5 - 23 बराबर n - 1 और -2। ये कितना आएगा? -5 - 23 करो, -18 n - 1 × -2। समझ गए क्या आप लोग? समझ पा रहे हो? है भाई, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 2 से डिवाइड करो, -18 बटे -2 बराबर n - 1, माइनस से माइनस, 2 ने 18, n - 1, 1 इधर ले गया, और 9 + 1 = n। 9 + 1 बोले तो 10। n की वैल्यू क्या आ गई? 10। n की वैल्यू क्या आ गई भैया? 10। तो टोटल 10 रोज हैं। हाँ, 10 ही आ रहा है। टोटल 10 पंक्तियां हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो पंक्ति है उसकी वैल्यू, जो लास्ट वाली है उसके लिए n की वैल्यू 10 आई है, मतलब वो 10वीं है। उससे पहले 9 रही होंगी, 9 और 1 ये रही, 10वीं होगी, टोटल 10। ठीक है, समझ गए? बस यही कैलकुलेट करना था, और क्या करना है एग्ज़ाम में। हाँ, ऐसे ही लिख देना, एग्ज़ाम में सजाना नहीं है, ठीक है। नंबर देता है वो, बिल्कुल ठीक लिखने पे अच्छे नंबर देता है। अगर आप देखो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो नंबर जाएंगे, और अगर आप
इंग्लिश वगैरह में उधर थोड़ी सी मिस्टेक करोगे, इंग्लिश वगैरह मतलब लैंग्वेज लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करोगे तो वो समझ जाता है, वो एग्जामिनर भी भावना को समझता है। ठीक है, सामने आके बोलता हूँ कभी ऐसे सोचो सर पीछे कहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर भावना को समझेगा आपकी, कैलकुलेशन ठीक ठाक करना, पूछा गया है वही फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेशन कर देना, नंबर मिलेंगे। बट जैसे मान लो अगर आप कुछ गलत करते हो कैलकुलेशन में तो नंबर जाने के चांसेस रहते हैं, और अगर आप लोग उसको लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटते। चलो अभी ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा। आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, बाय बच्चों। थोड़ा लेंदी हो गया ये वाला वीडियो, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं।